So guys, now we are starting with, as of the live lecture, you can see on your screen coordination compounds, and then there is general introduction, right? देखो बेटा, सबसे पहले क्या है कि ये चैप्टर as like it is one of the most important chapter, and if any of us can assure कि किसी चैप्टर से मेंस और एडवांस दोनों में हमेशा क्वेश्चन आता ही है, that is one of the chapter, right? The second thing that is most important I can say regarding this particular chapter, इसमें coordination, as you can see, coordination मतलब somehow coordinate bond का concept आप लोग chemical bonding में पहले पढ़ चुके हैं, right? तो coordination is a word that reflects, तो chemical bonding का part भी आने वाला है, ऑर्गेनिक में कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ी है वो भी आने वाली है ना? जैसे जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्चुअली होते क्या है। देखो, सिंपल सी बात है कि ये कंपाउंड है K4FeCN6 जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन जनरल इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी के जैसा एक और कंपाउंड भी होता है दैट इज कॉल्ड K3FeCN6 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। They are two of the most common coordination compounds, but इनके अलावा nowadays in the medicine, in the industry, metallurgical processes, refining of metals, बहुत सारी जगह पे इन compounds का बहुत important role है। If I talk about the nature, so actually you and me, we are breathing just because of one of the coordination compound, मैंने इक्विलिब्रियम में भी इंट्रोड्यूस किया था, that is hemoglobin. Hemoglobin is one of the coordination compound of Fe. Iron is the central atom here, और मैंने आपको शायद वहां पे बताया था कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और उसके बाद वो बाद में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। एंड मैंने वहां आपको बताया भी था कि आपको 10th 12th पे भी पढ़ाया जाता है इन जनरल दैट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑलमोस्ट 300 टाइम मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर वो क्यों ज्यादा स्टेबल होता है हमें यही मिलने वाला है। एनीवे, इस चैप्टर में इसके अलावा हमारा जो कंटेंट है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जो टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, दैट इज टर्म्स यूज्ड इन द चैप्टर। बहुत सारे टर्म्स हैं जिनमें से कुछ टर्म्स आप पहले से फेमिलियर हो सकते हैं और कुछ टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको शायद ना पता हो, ठीक है? उसके बाद चैप्टर में वी विल प्रोसीड विद, यू कैन से, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने पहले पढ़ा तो है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में पढ़ा है। अभी आप क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में। सो दैट इज आल्सो समथिंग आई शुड से इज इंपॉर्टेंट टू अस। इसके बाद फिर एक और नए टर्म के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट कंटेंट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब आप इन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बॉन्डिंग ऑफ कंपाउंड्स में वी विल हैव सर्टेन थिंग्स, मैं बता देता हूं आपको। वन पार्ट वी विल डिस्कस इज Werner's theory. He is the scientist, I can say, one of very few chemists जिनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वर्नर्स ने उस टाइम पे जब तक इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आई शुड से द सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स जिनके बारे में पता ही नहीं है क्या थे, उसके बारे में पूरी बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दी थी। इन 1893 explained it, and 1895 इलेक्ट्रॉन वाज बीइंग डिस्कवर्ड। उसके बाद दूसरा एक और हम यहाँ पे पार्ट पढ़ेंगे दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी इसके बॉन्डिंग में ही आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देन द नेक्स्ट पार्ट आप you guys are very much familiar with, that is VBT, valence bond theory, and the next part in the bonding of these coordination compound that we will discuss is the crystal field theory, that is CFT. दे आर द मेन 4 पार्ट्स। इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे,
but they are the main parts. Like I can say we can relate it with the bonding parameters. Now besides bonding parameter, the next thing we will discuss here is, ये भी आप लोगों का काफी familiar है, that is called isomerism. तो आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही है, बहुत सारे बैचेस में तो मैंने ही पढ़ाया है. तो दो तरह से आप आइसोमेरिज्म को देखते हैं. वन यू डिस्कस एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. So here also we will have structural isomerism, that is one of the part, and another is, as we discussed earlier, that is stereoisomerism. यहाँ थोड़ा सा कैटेगरी में डिफरेंस है. स्टीरियो में तो आपके वही दो कैटेगरीज यहाँ पे आएंगे. वन इज द कैटेगरी दैट वी कॉल ऑप्टिकल एंड अनदर कैटेगरी वी कॉल एज ज्योमेट्रिकल. ओके, लेकिन स्ट्रक्चरल में थोड़ी सी कैटेगरीज अलग अलग आएंगी. इसके बाद जब कंटेंट में हम आगे आते हैं तो एक यहाँ पे बहुत ही यूनिक सा पार्ट है, ऑर्गेनिक में भी डिस्कस होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. बेटा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात करें तो इन जनरल तो वैसे डेफिनेशन क्या है, जहां भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन मीन ऐसा कार्बन विच इज अ पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन is directly linked to the metal are called organometallic compound. जैसे तुम लोगों ने एक बहुत ही कॉमन सा रिएजेंट देखा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द कॉमन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की स्टडी भी हम यहाँ पे सेपरेटली करेंगे, लेकिन इसमें दो पार्ट हमारे लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. एक होगा मेटल कार्बोनिल्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई carboxy hemoglobin is much more stable. That is because of some of the unique ability of carbon monoxide to get bonded. और एक यहाँ पे आप स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड सैंडविच्ड कंपाउंड्स. आजकल ये जो सैंडविच्ड कंपाउंड्स हैं, these compounds are very much into the so called catalytic chemistry. So now I am giving you a brief of the screen again so that you can note down the content of the chapter. See the chapter name you can see, that is coordination compound. Then general introduction है जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है दो कंपाउंड्स के साथ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड पोटेशियम फेरिसाइनाइड. उसके बाद एक एग्जांपल दिया कि भाई हीमोग्लोबिन आपको नेचर में मिलता है. बिसाइड्स हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल इज अनदर कंपाउंड. एक साइनोकोबालामिन दैट इज विटामिन B12 जो कोबाल्ट कोफैक्टर भी कहलाता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द नेचर. देन वी विल डिस्कस टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देन IUPAC नेमिंग वी विल डिस्कस. Then we'll discuss bonding, Werner's theory, effective atomic number, valence bond theory, and crystal field theory. Next to it, we will come to the isomerism, structural isomerism, then stereoisomerism that involves two-part optical and geometrical. And then it is about like organometallic compound where we'll discuss the metal carbonyls and the sandwiched compounds. जिसमें मेनली फेरोसिन वगैरह आते हैं, पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो बेटा just note it down over the screen whatever you can see right now. The general introduction, name of these compounds, nature में क्या क्या मिलता है, okay, then terms used in the chapter, IUPAC naming, bonding, isomerism and organometallic compound. Now we are going to start with the chapter as such कि ये जो compounds है, coordination compounds, इनके लिए in the very beginning like we were using term that is called complex salt. तो हमारा चैप्टर यहीं से शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. देखो बेटा, किसी भी चीज को आप जब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो बिफोर एनीथिंग वी कॉल कॉम्प्लेक्स. एक चीज हमारे दिमाग में आती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, जो नहीं समझ आ रहा है. दैट मीन वन थिंग वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और सॉल्ट का मतलब आप क्या जानते हैं, salt is something that is formed by the combination of acid plus base in general. तो यहां से हम बात करते हैं कि जब सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट की कुछ कैटेगरीज आती है. लेट अस एक्सप्लोर फर्स्ट विद द टर्म सॉल्ट.
जैसे मैंने बोला कि जनरल एसिड बेस के साथ रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम इनको बोलते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। लेट अस टेक, मैंने लिया COCl3, कोबाल्ट क्लोराइड। ओके, तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे कोबाल्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इज बियरिंग +3 यूनिट चार्ज, और जब मैं इसका अमोनिया से रिएक्शन कराता हूँ तो ये +3 चार्ज की वजह से एक एसिड की तरह से बिहेव करेगा। सो कॉल्ड लुईस एसिड इज अ टर्म वी आर फेमिलियर विद, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। दिस इज अ लुईस बेस। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस CONH3 होल 6 Cl3। तो अभी मुझे समझ आया कि एक एसिड और बेस के रिएक्शन से जो बना उसको मैंने नाम दे दिया सॉल्ट। दिस इज वन थिंग। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि COCl3 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई डू दे कंबाइन, दैट इज व्हाई आई कॉल देम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन besides this term using complex salt, something more is important to us, that is type of salts, कितने तरह के salts होते हैं। Let us come to this part especially, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आप देखो बेटा, सॉल्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल सॉल्ट। बेटा ये समझो, एसिड और बेस के जनरल कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो सिंपल सॉल्ट है। सिंपल एसिड, लेट से आप जानते हैं HCl। सबसे कॉमन अगर सॉल्ट की बात करें तो आप यही बोलेंगे HCl प्लस NaOH। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा NaCl प्लस वाटर। और आप लोग को याद होगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, राइट? आई होप आप लोग को याद होगा। It has got a fixed value that equals to the enthalpy of combination of H plus and OH minus, है ना? अब देखो, ये जो सिंपल सॉल्ट है, अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सिंपल सॉल्ट जनरली 4 तरह से क्लासिफाई होते हैं। S फॉर स्ट्रॉन्ग, A फॉर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, जो सबसे पहले हमने देखा NaCl के फॉर्म में। दूसरा आप क्या देख सकते हो, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ये सब हम लोग नहीं पढ़ाते अगर आप पहले आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कर चुके होते, बट एनीवे इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, CH3COONA, दिस इज सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, S फॉर स्ट्रॉन्ग, A फॉर एसिड, W for V, B for base, weak base. Strong acid, weak base salt. You can take it a simple example, NH4Cl, जो अमोनिया और HCl के कॉम्बिनेशन से बना। And the next one you can see here, that is going to be weak acid and weak base salt. ठीक है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट में आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनियम एसिटेट ले लेते हैं, CH3COONH4, right? So this is going to be weak acid, weak base salt, CH3COONH4। एक बार बेटा ये सिंपल सॉल्ट के साथ हम एक और कैटेगरी यहाँ डिस्कस करते हैं, ये सिंपल सॉल्ट के जैसी ही है, फिर आप इसको नोट कर लेना, दैट इज मिक्स्ड सॉल्ट। एक्चुअली ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करता हूं। जैसे आपने एक एनायन लिया सल्फेट, ठीक है, तो सल्फेट का जब कोई सॉल्ट आप बनाओगे तो आप Na2SO4 लिख सकते हो, या फिर आप K2SO4 भी लिख सकते हो। दिस इज नॉट मिक्स सॉल्ट, मेरे पास एक ही तरह का केटायन है और एक ही तरह का एनायन है, बट इफ आई टेक अप NaKSO4, राइट? और एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कैल्शियम में डाई पॉजिटिव केटायन ले लेता हूं, और FCl, दो इसके साथ अलग अलग टाइप के एनायन ले लेता हूं।
तो दिस स्पीशीज इज गोइंग टू बी मिक्स सॉल्ट। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल मिक्स सॉल्ट के। आप एक बार स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है सॉल्ट्स के बारे में, इसको बेटा नोट कर लो। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स को लेके हमने दो चीजों को डिस्कस किया, आप साथ में नोट करते रहिए, सुनते रहिए। कॉम्प्लेक्स में हमने कहा देखो एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है, CuCl3 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल कंपाउंड है, अमोनिया स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल कंपाउंड है। अब दो स्टेबल स्पीशीज आपस में क्यों रिएक्ट कर रही है हमें नहीं समझ आ रहा है, इसलिए हमने जो टर्म यूज किया यहाँ पे, वी हैव यूज्ड अ टर्म दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि एसिड बेस टाइप की कुछ रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो वी हैव यूज्ड अनदर टर्म दैट इज सॉल्ट, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब एसिड बेस और स्टेबल मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन। इसके बाद जब सॉल्ट टर्म को हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करने पे आए, तो सिंपल सॉल्ट सबसे पहले हमने देखा। और हम जानते हैं सिंपल सॉल्ट का मतलब जो डायरेक्ट हमारे वेरी वेल नोन एसिड्स हैं या हमारे वेरी वेल नोन बेसिस हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो बन रहे हैं वो सिंपल सॉल्ट्स कहलाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, HCl प्लस NaOH आपने देखा, दिस इज गिविंग NaCl प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, दिस इज वीक एसिड आपने ले लिया एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया NaOH, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना CH3COONA, राइट। तो ये आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हो गया। आई होप यहां तक सबने नोट कर लिया होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, दैट इज NH4Cl। इसमें एसिड क्या लिया, वेरी गुड, HCl एसिड लिया आपने यहाँ पे, और बेस क्या लिया, अमोनिया बेस लिया, तो अमोनिया वीक बेस है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से आपने बनाया NH4Cl। और इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस कॉम्बिनेशन, मतलब CH3COOH that is a weak acid, ammonia that is a weak base, and the combination is going to give us CH3COONH4। ये बेटा आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा आई होप। ये हमें नहीं पढ़ाना पड़ता आपको अगर हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पहले पढ़ाया होता, बट द चैप्टर इज स्लाइटली डिफिकल्ट, तो वी प्रेफर कि उसको हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करें, है ना। इसके बाद हम आते हैं मिक्स सॉल्ट पे। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर एक ही तरह का एनायन, if only one type of anion is neutralized by two different or two or more different cations, then this is called mixed salt। जैसे सल्फेट लिया आपने, सोडियम और पोटेशियम दो अलग अलग टाइप के केटायंस के साथ आपने सल्फेट को न्यूट्रलाइज कराया, तो दैट इज अ मिक्स सॉल्ट। then sulfate is a mixed salt, NaK sulfate is a mixed salt of SO42 minus with Na plus and K plus। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया Ca+2 F minus Cl minus, मतलब I have got only one type of cation, that is calcium plus 2 ion, and it is being neutralized by fluoride and chloride। ओके, यहां तक आई होप आपने सबने नोट किया होगा। अब इतने के बेसिस पे आई एम गोइंग टू लाइक गिव वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, though I myself will answer it, but for the general sake, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम अभी आप लोग का हुआ नहीं है। Let's see, let's move little ahead, and I'm writing one of the salt here, in fact one of the case। अच्छा एक बार फिर से नोट कर लो पूरा, देन उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। जस्ट एक बार पूरा प्रॉपर नोट्स बना लो, बिकॉज notes are necessary when you will write it, even that will give quite a good feeling to you guys। लिखोगे तो थोड़ा याद भी होगा, लिख लो एक बार, लिखने से बेटर होगा। बाकी लोग तब तक एक क्वेश्चन सोच सकते हैं कि लेट्स से इफ आई टेक ammonium cyanide NH4Cl and if I take potassium cyanide that is KCl। क्या क्या बोला बेटा, एक मैंने बोला अमोनियम साइनाइड
और एक मैंने बोला पोटेशियम साइनाइड। आप तब तक नोट कर लो बेटा, अमोनियम साइनाइड दैट इज NH4Cl, potassium cyanide that is KCl, NH4Cl and KCl। ये जो चार कैटेगरीज हमने लिखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, किस कैटेगरी में ये दोनों आने वाले हैं? आपका नोट्स बनाने में बीच में कहीं इंटरप्शन ना हो, आई एम राइटिंग देम हियर एट द कॉर्नर। वन इज NH4Cl, that is ammonium cyanide, and another is KCl, that is potassium cyanide। सो वी जस्ट वांट के इंटरप्ट ना हो आप, बट आपको इन दोनों को कैटेगराइज करना है कि कौन सी कैटेगरी में ये आ रहे हैं। हम राइटिंग हियर, देखो ये किस किस कॉम्बिनेशन से बना, HCN और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से बना। अब अमोनिया तो हमें पता ही है वीक बेस है, और बेटा HCN भी वीक एसिड है। सो दिस केस इज गोइंग टू बी वीक एसिड वीक बेस, राइट। इसके बाद हम थोड़ा KCN वाले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसमें आपने KOH लिया, इसमें आपने KOH लिया और साथ में आपने HCl लिया। तो HCl तो आपका वीक एसिड है और KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कहीं भी किसी भी केस में, है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉर्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं। अभी इसी पर्टिकुलर पार्ट से एक और छोटा सा क्वेश्चन है। आई एम जस्ट गोना स्लाइड द स्क्रीन नाउ स्लाइटली अपवर्ड, थोड़ा बहुत पोर्शन आपको दिख जाएगा, और मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। द एग्जांपल आई एम राइटिंग इज ब्लीचिंग पाउडर। सर कुछ लोगों को डाउट है, हैंड रेज्ड है, वो पहले क्लियर कर लें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। राघव लोहिया, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। ओके यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो। सर मिक्स सॉल्ट का मतलब नहीं समझा मेरे को। बेटा, कैन यू हियर मी? राघव, कैन यू हियर मी? यस यस। हाँ, देखो मिक्स्ड का मतलब क्या है। हेलो। आपके पास कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, लेट्स से जब मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, आपने Na2SO4 देखा, सल्फेट इज वन एनायन एंड हाँ सोडियम इज वन केटायन, राइट। तो एक केटायन हाँ और एक ही टाइप का एनायन सॉल्ट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। अब इसके नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो, हाँ। आपके पास दो अलग अलग तरह के केटायन है, Na+ और K+, जबकि एनायन एक ही ओ टाइप का है। अच्छा। तो मिक्सचर ऑफ अ हाँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस आर कोलैबोरेटिंग विद द अदर। जैसे दूसरा एग्जांपल देखोगे तो Ca+2 इज जस्ट वन केटायन, लेकिन इसके साथ कंबाइन करने वाले हाँ। दो अलग अलग एनायन है, F- और Cl-। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा। समझा? यस सर। और सर HCN एक वीक एसिड कैसे है? हाँ सर समझ गया। हाँ, ओके। सर वीक एसिड कैसे HCN? अच्छा, HCN वीक एसिड कैसे है? अब देखो, तुमने यहां से H+ को रिलीज किया और साथ में Cn- लिखा, ओके। अब मुझे ये बताओ कि जो कार्बन है, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या के डीलोकलाइज हो पाएगा? राघव, कैन यू हियर मी? कर दिया सर। सॉरी,
क्योंकि ज्यादा डाउट पूछ लेता है इसलिए। अच्छा, आगे कंटिन्यू करूं सर मैं? आगे एक दो जनों के और है। एक मिनट राघव को वापस करूं क्या? रुक जाओ एक मिनट, बाद में करते हैं। पहले एक दो आदित्य सिंह का एक और है। एक मिनट, आदित्य सिंह मैं कर रहा हूँ। सर आदित्य शाह। हाँ आदित्य बोल शाह, बेटा। हाँ। सर पहले पेज पे आप एक सेकंड वापस जा सकते हो, मैं नोट करना रह गया तो आई विल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अरे ओके, यार ये कोई डाउट है क्या? कहाँ पे कौन से सर पार्ट रह पे? गया नोट करना हो। वो जनरल इंट्रोडक्शन, हाँ ये पेज। ये अविचल बोल रहा है और क्या? सर आइसोमेरिज्म के नीचे भी थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, सर ये आदित्य। आदित्य शाह। अच्छा, आवाज वैसी लग रही है, मैंने कहा राघव एंड अविचल आर वेरी फर्स्ट गाइस टू बी इन द डाउट क्यू। हाँ सर ले लिया। ओके, नीरज से अब कोई और है? ठीक है, मैं आदित्य तुझे म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, एक और है। सृजन सिंह राजपूत, बोलो। हाँ सृजन बोल बेटा। सर मेरे को ये डाउट था कि ये जो है ऑर्गेनिक के बुक में लिखना है कि इनऑर्गेनिक के? ओह, अरे दैट अ फिनोमिनल डाउट यार, बहुत खतरनाक डाउट है। मतलब ऐसा डाउट तो मैंने, इसको केमिस्ट्री की बुक में लिख ले तो चलेगा? हाँ सर, क्योंकि सृजन उसका मैं म्यूट कर रहा हूँ तुझे बस, ठीक है? तो जिस जहां भी लिखना है तो दिल पे लिख ले अपने यार। क्योंकि सर वो ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म चालू है ना, तो उसके कंटिन्यूएशन हाँ में। हाँ, नहीं नहीं, मैंने इनऑर्गेनिक या कोऑर्डिनेशन फिजिकल में लिख मैकेनिज्म ले मैंने कहीं पे शुरू भी। किया ना, शुरू में ऊपर हेडिंग डाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर, है ना? हाँ ओके सर, समझे। इंट्रोडक्शन में बोला भी था हाँ हाँ मैंने कि ठीक है, चैप्टर चलो से, सर को पढ़ाने दो अभी। बाकी बाद में लेते हैं, चलो पढ़ाने दो थोड़ा सा। हाँ हाँ, मैं बेटा डिस्कस कर रहा था कि ये कंपाउंड जो है ब्लीचिंग पाउडर, आपने बहुत कॉमन सुना होगा, और हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं CaOCl2। ये बहुत ही फेमस और कॉमन कंपाउंड है, और इसका जो नाम हमें देखने को मिलता है जनरली बुक्स में भी लिखा होता है, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्चुअली ये नाम ठीक नहीं है इस कंपाउंड का, वैसे तो जनरली हम इसको यूज करते हैं, और इस फॉर्मूले के रिप्रेजेंटेशन को भी हमें करेक्ट करना चाहिए। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज CaOCl एंड देन Cl। जब हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे तो वी विल कम टू नो कि इसमें मेरे पास जो कैटायन है वो कैल्शियम +2 है, और जो मेरे पास एनायन है वो दो अलग अलग तरह के एनायन है, वन इज OCl- एंड अनदर इज Cl-। तो अब मुझे दो चीजें पता चलती हैं ब्लीचिंग पाउडर को देख के। एक तो कि ये मिक्स सॉल्ट है, राइट? मैंने जानबूझ के मिक्स सॉल्ट यहाँ पे तुम लोग के साथ डिस्कस किया, क्योंकि कई बार पता नहीं चल पाता है। दिस इज अ मिक्स सॉल्ट, और इस मिक्स सॉल्ट में मेरे पास एक कैटायन है, दैट इज कैल्शियम। ये जो आयन है, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट। और ये जो है, दिस इज क्लोराइड। तो आपको पता चल गया कि यहाँ दो अलग अलग तरह के एनायन है, और एक आपके पास टाइप का कैटायन है, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है सॉल्ट्स में, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये नोट कर लो एक बार ब्लीचिंग पाउडर वाला पोर्शन, क्योंकि ये आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत कम बच्चों को ये चीज क्लियर होगी कि इट इज एक्चुअली कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, दैट इज द appropriate name of this compound, and it is a mixed salt. आई डू अग्री विद यू गाइस, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। रीजन क्या है कि क्लास में तो हम लोग डिक्टेट करते हैं, इधर डिक्टेट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख पा रहा है। दैट इज वाई थोड़ा सा बी क्विक एट इट, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा के रखो, साथ साथ में ध्यान से सुनते भी रहो और नोट डाउन भी करते रहो।
इसके बाद बेटा हमारे पास सॉल्ट में एक जो नेक्स्ट कैटेगरी में लिखने वाला हूं दैट इज थोड़ा सा अलग है, इसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। सर आदर्श सर, हाँ सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सुन रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप जैसे एक पेज खत्म कर दो तो बच्चों को या तो लिखने का टाइम दे दो कि ये इस तरीके से नोट कर लो, और सब बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा पेशेंसली सुनो और आराम से लिखने को मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर ये आप ठीक है, लिखते रहो तो बेटर है, और एक पेज होने के बाद में सर टाइम दे दो इनको, आप भी ठीक थोड़ा है। तब तक ब्रेक ले सकते हो बीच में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है बेटा, ये अभी ब्लीचिंग पाउडर वाला सेक्शन जितना भी नोट किया उतना नोट कर लो, बाकी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पेज आई विल गिव यू द टाइम टू नोट इट डाउन एंड दैट विल बी क्वाइट कूल। तुम लोग को एक बार मेरे से सुनोगे, देखोगे, फिर आपस में खुद से नोट करोगे पूरा, तो दैट विल बी इवन क्लियरर। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि एक हमारे पास जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। दैट इज एडिशन कंपाउंड। एडिशन का मतलब क्या होता है, जिस चीज में हमें समझ नहीं आ रहा, दो चीजें आपस में जुड़ गई, दैट्स सिंपली कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। हम इसको सॉल्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने एक सॉल्ट लिया KCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया पानी में, दूसरा सॉल्ट लिया MgCl2, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया पानी में, और मैंने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन को ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद मुझे क्या मिला, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ये मुझे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल मिला। और ये जो 6H2O है स्पेशली फॉर राघव, बेटा ये डिसॉल्व नहीं है, अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे तुम जानते हो ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, या Na2CO4 Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, तो कुछ वाटर ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे रह जाते हैं। अब आपने इसको एडिशन कंपाउंड क्यों कहा, क्योंकि एक सॉल्ट ये है और एक सॉल्ट ये है, ये दोनों सॉल्ट कंबाइन कर गए तो हमने कहा एडिशन कंपाउंड, राइट। ऐसा ही एक और एडिशन कंपाउंड मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज FeCN होल ट्वाइस और KCl, दोनों का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, और जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन को ड्राई कर दिया तो आई गॉट अ कॉम्बिनेशन FeCN ट्वाइस डॉट 4KCl। ये दोनों ही कैटेगरीज को हमने नाम दिया एडिशन कंपाउंड, ओके। लेकिन इन दोनों कैटेगरी में थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिला। डिफरेंस क्या देखने को मिला ये भी समझो। ये जो ऊपर वाला केस आपने डिस्कस किया है, दिस वन, इस कंपाउंड को आप जैसे ही पानी में वापस डिसॉल्व करोगे, पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको K प्लस आयन एक्वस अलग मिलेगा, Cl माइनस आयन एक्वस अलग मिलेगा, Mg+2 आयन अलग मिलेगा, और Cl माइनस अलग मिलेगा। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, एक्चुअली दिस इज कार्नेलाइट, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, कार्नेलाइट का सॉलिड स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट है, लेकिन पानी में डालने पे वापस ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाता है, और जिनसे मिलके बना है उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट फ्रॉम constituents in solid state। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं इस वाले कंपाउंड को वापस पानी में डालता हूं तो मुझे वापस से Fe+2 Cn माइनस और K प्लस नहीं मिलेगा। मतलब एक बार आपने इसको सॉलिडिफाई किया इन सॉलिड
as well as in solution different from the constituents. तो बेटा जो हमारे एडिशन कंपाउंड हुए, एडिशन कंपाउंड में दो कैटेगरीज आई, एक तो ये वाली कैटेगरी जो आपने ऊपर लिखी है KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट, जिसका एग्जांपल आपने लिया है, और दूसरी कैटेगरी ये जो सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग हो जाता है। एक बार अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज देयर आर लॉट टू डिस्कस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में, और इट इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद आपको बहुत सारा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ओके, so first note it down because in a way you can say this is only the introductory part of the chapter. Addition compound, और एडिशन कंपाउंड में आप सब हेडिंग डालेंगे। सब हेडिंग मैं बोल रहा हूं आपको, द सब हेडिंग यू विल पुट देयर डबल सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड में द सब हेडिंग दैट यू विल पुट इज द डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे it is a combination of simple salts, combination of two or more simple salts, combination of two or more simple salts, और इसमें खास बात क्या है, where the crystal imparts different characteristic, where the crystal imparts different characteristics in solid state but in aqueous solution properties of constituents, in aqueous solution properties of constituents are shown. ओके, तो डबल सॉल्ट पे बेटा हमने लिखा, एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या मैंने आपको लिखवाया है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स where the combination shows different properties in the solid state in comparison to the constituents, but in aqueous solution properties of constituents are shown. Okay, और you can also say कि भाई वो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट में जाके लूज कर देता है ना। अब देखो इसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, MgCl2.KCl.6H2, कार्नेलाइट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल हम इसी का देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, FeSO4, मतलब आपने एक सॉल्ट लिया दैट इज फेरस सल्फेट, FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O, दिस इज कॉल्ड फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। मोर सॉल्ट बेटा हम लोग टाइट्रेशंस में यूज करेंगे, आपको प्रैक्टिकल्स में भी काम में आता है ना। मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन करना होता है, कई बार इसको ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 के साथ। तो और एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं इसका, दैट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 whole thrice डॉट 24H2O। आई होप आप सबको पता होगा, दिस इज पोटेशियम।
पोटैश एलम, फिटकरी जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मली आपको मिल जाती है मार्केट में, है ना, आफ्टर शेव में भी यूज करते हैं इसको, राइट। कहीं कट लग जाता है तो ब्लड को कोagulate कराने में काम आती है, ब्लीडिंग को रोकने में काम आती है, यू कैन से। तो दिस इज पोटैश एलम। लेकिन इसमें क्या होता है कि पोटैश एलम, क्रोम एलम, बहुत सारे अलग अलग तरह के एलम आते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको हम बोलते हैं ट्रू एलम। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दिस इज ट्रू एलम। इसके बाद यहाँ एक और टर्म आता है दैट वी कॉल सूडो एलम। देखो, ट्रू एलम में हमारे पास दो तरह के कैटायन दिख रहे हैं, ये समझिएगा। एक जिसको मैंने पहले हाईलाइट किया है, व्हाइट कलर से एनसर्कल किया है, ये +1 स्टेट वाला कैटायन है। और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम, ये +3 स्टेट वाला कैटायन है। तो अगर आपका एलम कुछ ऐसे सल्फेट का कॉम्बिनेशन है जिसमें +1 और +3 चार्ज वाले कैटायंस प्रेजेंट हो, देन वी विल कॉल इट ट्रू एलम। और अगर इसी जगह पे द केस और द सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज विद समथिंग दैट आपका जो पहले वाला है वो +2 है और +3 है, एंड लाइकवाइज जो दूसरे वाला है वो +2 है और +3 है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन असेंशियली नहीं है। अगर ट्रू एलम वाला कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर हम उस केस को बोलते हैं सूडो एलम, है ना। तो सूडो एलम इज अनदर कैटेगरी। कई बार इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कुछ बुक्स में देखने को मिल सकते हैं, जहां पे एक आपको 4 एग्जांपल्स देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ट्रू एलम है, या आपको एग्जांपल देगा और पूछेगा इनमें कौन सा सूडो एलम है। तो एडिशन कंपाउंड की एक कैटेगरी हमने देखी है डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट मैंने आपको बताया बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। एग्जाम्पल हमने 3 लिए यहाँ पे, कार्मेलाइट, तीनों ही कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर सोल्ट एंड पोटेशियम। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे जहां हम लोग एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ बच्चों के हैंड रेज्ड है। आदित्य शाह। हाँ हाँ बोल बेटा। सर मेरा तो हैंड डाउन है। अच्छा डाउन हो गया क्या अभी? ठीक है। हाँ अंशुल चवन। बोलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वही डाउट था कि सर वो MgCl2 KCl और ये कौन सा FeCN और 4KCl वाला नहीं समझा एग्जांपल। बेटा मैंने आपको पीछे जो देखे ना, आप यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि दो तरह के एडिशन कंपाउंड है, ध्यान से देखना, है ना। इसमें एक आपका पहला ये KCl MgCl2 है, इसको पानी में वापस डाला तो आपको K+ भी मिला, Cl- भी मिला, Mg+2 भी मिल गया। मतलब वो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो आपके मिक्स करने वाले सॉल्ट्स में प्रेजेंट थे, सॉलिड स्टेट में KCl MgCl2 crystal is different from the crystal of KCl, it is different from the crystal of MgCl2 also। लेकिन जैसे ही वापस पानी में डाला तो सारे आयन आपको वापस मिल गए। जब आपने FeCN2 और KCN को डाला तो FeCN2.4KCN का क्रिस्टल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्रिस्टल से डिफरेंट था, और जब मैंने इसको वापस पानी में डाला तो पानी में डालने पे मुझे वो आयंस वापस मिले ही नहीं। मतलब देयर इज समथिंग एल्स हैपेंड जो हम अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमने क्या एक्सप्लोर किया, अभी हमने अच्छा। डबल सॉल्ट एक्सप्लोर किया है।
तो दूसरे वाला केस है दैट इज अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी हम लोग इसके अगले सेशन में यानी इसके अगले वाले स्लाइड में एक्सप्लोर करने वाले। ओके हाँ सर। केदार, केदार हाँ सर, बोल बेटा। बोल सकता हूँ सर। हाँ हाँ बोल ना। हाँ सर, सूडो एलम मतलब वही ना, दैट द कैटायनिक एंड एनायनिक चार्ज इज नॉट द सेम एज ट्रू एलम, बेसिकली वही मतलब है उसका। +1 और +3 वाले देखो, एक केटायन +1 स्टेट यानी +1 चार्ज वाला और दूसरा केटायन +3 वाला, अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो फिर चाहे जैसे भी टाइप का सल्फेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी सूडो एलम। जैसे ओके, एक +1 है तो ले मैं लिखा देता हूँ एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ बेटा। हाँ सर। FeSO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट XH2O। तो यहाँ पे Fe तेरा +2 स्टेट वाला केटायन है और क्रोमियम तेरा +3 वाला केटायन है, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ सूडो एलम। हाँ समझा ना? ओके, और अगर +1 और +3 हुआ तो ट्रू एलम। ओके ओके हाँ सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, बट ये जो पहले वाला एग्जांपल आपने दिया है दैट इज +1 एंड +3 विच इज ट्रू एलम, यस एंड इफ दैट्स द ओनली केस देन ओनली इट्स अ ट्रू एलम, वरना Yeah. सब कुछ और सूडो एलम है। यस एनीथिंग एल्स इज अ सूडो एलम। थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू। नीरज सर और कोई है क्या? दो और है, पार्थ अग्रवाल। सर हाँ हाँ बोल बेटा। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर ट्रू एलम में +1 और सेम सीक्वेंस में होना यानी जरूरी है कि +3 और +1 भी रहा तो भी ट्रू? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता ना। देखो इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, मैं Al2SO4 उल्ट्राइज को पहले लिखूं और K2SO4 को बाद में लिखूं तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। The condition is बस one वही ketamine डाउट। should be थैंक यू। +1, another should be +3. थैंक यू सर। हाँ हाँ राघव लोहिया। ओहो सर ये डॉट का मतलब क्या है कंपाउंड्स के बीच में? oh my god, this dot is a glue जिसकी वजह से ये चिपके हुए हैं आपस में। सर पर डॉट थोड़ी ना दिखाते हैं, बॉन्ड दिखाते हैं ना हम लोग को। अरे भाई तूने पानी में नमक और चीनी डाल दिया तो तू एक्वस सॉल्यूशन में क्या हाँ। लिखेगा? What क्या? is this solution? NaCl aqueous प्लस शुगर एक्वस ये लिखेगा ना, हाँ हाँ है ना? और अब सॉल्यूशन में प्लस तो हाँ। कुछ हुआ नहीं तो उसको अगर वो दोनों आपस में जुड़ गए लेकिन किस तरह से जुड़े अच्छा तो पता ही नहीं है तो क्या करेगा? अच्छा डॉट लगाएंगे, ठीक वैसे डॉट्स के और बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन अभी तू बच्चा है कोई बात नहीं। है। अच्छा तेरे को पता है कैपिटल सी का मतलब क्या होता है? किसका? कैपिटल सी भूला नहीं ना अभी? नहीं। वेरी गुड, याद है ना? टैटू बनवाना है सर तेरे इसको को? म्यूट करते हैं, इसको म्यूट करते हैं अभी। हो गया शायद 1 मिनट। रोहन जोशी डाउट आते हैं राघव के डॉट क्यों लगाया है? रोहन जोशी। रोहन वो सेल्फ म्यूट में है अभी भी। हेलो। हाँ रोहन हाँ बोल। बोल बेटा। हाँ सर, एलम में तो मतलब डबल सल्फेट सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम रहता है ना, तो आपने जो सूडो एलम का एग्जांपल दिया है सेकंड वाला, वो उसमें भी मतलब डबल सल्फेट एल्यूमिनियम ही नहीं है बेटा ना? लेकिन वहां पे बस आयंस के चार्जेस अलग अलग हैं। पर इसको सूडो एलम बोलना एक्यूरेट रहेगा क्या? हाँ मतलब ये मैं और तू तो डिसाइड कर नहीं सकते। अब तेरे को क्वेश्चन में अगर टर्म सूडो एलम मिलेगा तो तुझे यही टिक करना पड़ेगा, है ना?
अरे ये सोच रहा है एलएम मतलब एल्यूमिनियम होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। हाँ, ये जरूरी नहीं है, एलएम मतलब अच्छा, एल्यूमिनियम होना चाहिए, नेसेसरी नहीं है। ये क्योंकि बिल्कुल सही मतलब बात है। एलम का कन्वेंशनल डेफिनेशन हाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऐसा कुछ रहता है ना। नहीं नहीं, वो बेटा वो डेफिनेशन बेसिक बहुत पुराने वाला डेफिनेशन है। बट अभी अब जैसे ऑर्गेनिक में अच्छा, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक से मिलने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना, लैब में भी तो बनते हैं ना। हाँ हाँ, तो एक टाइम पे एलएम टर्म यूज हुआ है, उसके बाद एलएम ही चलता आ रहा है, बट इट इज +1 और +3 ठीक वाले है के लिए सर, दो पढ़ाओ अभी। बस। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, पढ़ाओ अभी, मैं अभी भी सबको म्यूट कर करोगे? रहा हूँ। मेरे से तो हाँ करो करो, कंटिन्यू करो नहीं आप। आते। नहीं नहीं, कंटिन्यू करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो बेटा लेट्स सी, लाइक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले वाला जो सेक्शन था हमारा, ये वाला, दिस पर्टिकुलर पार्ट। अभी नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर पार्ट अ बिट मोर। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, आपको सॉल्यूशन में ये मिला। अब जब आपने इसको वापस पानी में डाला तो क्या हुआ, लेट अस सी। इसके पहले आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए, एंड द डेफिनेशन इज हियर, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, आप डेफिनेशन में लिखेंगे, वो सॉल्ट्स जिनको अगर आप डेफिनेशन में लिखेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, it is a combination of two or more simple salts. It's a combination of two or more simple salts which exhibit different properties from the constituents, which exhibit different properties from the constituent salts in both solid state and in solution, which exhibit properties different from the constituents in both solid state and in solution। देखो बेटा, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कौन सा, FeCN होल ट्वाइस .4 KCN। जब बेटा इसको पानी में डाला आपने, तो आपको जो आयंस मिले, आइडियली मिलने क्या चाहिए थे, मिलना चाहिए था Fe+2, मिलना चाहिए था K+, और मिलना चाहिए था Cn-। ये तीन चीजें तो हैं, बट आपको ये नहीं मिला। आपको क्या मिला, आपको मिला K+, प्लस FeCN होल 6 -4, मतलब 4K+ आपको अलग से मिला, और ये स्पीशीज आपको अलग से मिली। अब ये जो आयन है, दिस सच सॉर्ट ऑफ आयन इज नॉट कॉमनली सीन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो पानी में डिसॉल्व करने पे आपको वो वाले आयंस मिले ही नहीं जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर प्रेजेंट थे। पानी में डालने के बाद आपको जो आयन मिले, वो एक्चुअली इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, एंड देयरफॉर वी कॉल इट द कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है, on the basis of the nature of complex ion given by the complex salt, the complex salts are further classified into few categories। देखो, एक हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स,
इसको क्या कहेंगे, जिससे मिलने वाला कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर से देखो, देखो ये आपका, मैं एग्जांपल अलग से लिख रहा हूं, K4FeCN6, और जब इसको पानी में डाला आपने तो आपको जो कॉम्प्लेक्स आयन मिला उस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा आपका है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मैं आपको बताता हूं, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, तो इसको पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा AgNH3 होल ट्वाइस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन जिसपे +1 चार्ज होगा, प्लस Cl माइनस। तो अब आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है, वो कैटायन है। जो कॉम्प्लेक्स आयन है दैट इज द कैटायन, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन आपको पॉजिटिवली चार्ज मिल रहा है तो आप उसको बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन आपको नेगेटिवली चार्ज मिल रहा है तो आप उसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एक और तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे बेटा, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज आएंगी बच्चों, लेकिन अभी हम यही देख रहे हैं मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। इसका बड़ा वंडरफुल एग्जांपल है जो जब से सबसे कॉमनली यूज होता है, NiCO4, निकिल टेट्राकार्बोनिल। निकिल टेट्राकार्बोनिल में क्या होता है, इसको पानी में डालेंगे तो ये आयोनाइज ही नहीं होता है, डू नॉट आयोनाइज। तो अगर आयोनाइजेशन ही नहीं हुआ तो मतलब आपको कोई चार्ज ही नहीं मिला, और कोई चार्ज नहीं मिला तो आपने इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम दिया, आपने इसको सिंपली नाम दे दिया मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट आयोनाइज। ओके, तो बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसके अलावा कुछ और भी आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें लाइक आई वुड से, एक और तरीके से इसको क्लासिफाई कर लेता हूं मैं टू मेक इट समथिंग सिंपलर टू यू, मोनोन्यूक्लियर या मोनोसेंट्रिक, और एक आपका पॉलीन्यूक्लियर या मल्टीसेंट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आप K4FeCN6 वाले एग्जाम्पल पे यहां फिर से आएंगे, आपका एक सेंट्रल एटम आपको दिख रहा है Fe जो 6 साइनाइड से जुड़ा है। दूसरे केस में देखेंगे आपको एक सेंट्रल एटम दिख रहा है Ag जो कि 2 अमोनिया से जुड़ा है। तीसरे केस में आप देखेंगे आपको एक सेंट्रल एटम दिख रहा है निकिल जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। तो दे आर द मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्सेस, ये जो पीछे वाले हमने सारे स्टडी किए। मल्टीसेंट्रिक में क्या होता है कि दो अलग अलग सेंटर्स हो जाए या दो से ज्यादा सेंटर हो जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को मल्टीसेंट्रिक बोलते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहा हूं बट अभी इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, बाद में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज PtNH3 होल 4 डॉट PtCN4। ये मल्टीसेंट्रिक है, इसमें एक सेंट्रल एटम प्लैटिनम यहाँ पे है और दूसरा सेंट्रल एटम प्लैटिनम यहाँ पे है। तो दिस इज पहले वाला, ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरे वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है। बट एज आई सेड, इसमें ज्यादा दिमाग अभी मत लगाना, बस इस एग्जांपल को नोट कर लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉट अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। मैं अभी यहाँ पे चार्जेस दिखा देता हूँ। ये पहले वाले साइड पे +2 चार्ज है, बाद वाले साइड पे -2 चार्ज है। अभी सिर्फ इसको नोट करना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है इसमें। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले बेटा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये थोड़ी सी टाइम की मार है जो आप लोग भी झेल रहे हो, हम लोग भी झेल रहे हैं। वी आर बीइंग लाइक ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोग को सबसे अच्छा दे पाए, और कोशिश करें कि मतलब थ्रू वीडियो, वेदर थ्रू दीज लाइव सेशंस, टू मेक यू अंडरस्टैंड मच एंड मच बेटर।
एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट इनिशियली आपको होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी है। देखो एक टाइम था जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे, तुम लोग तो तब बहुत छोटे छोटे हो गए, बैंक्स वैंक्स में लोगों को काम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बट यू नो नाउ उतने सारे पेपर्स की जगह एक छोटे से हार्ड डिस्क में आप बहुत सारा डेटा सेव कर सकते हो। जस्ट लाइक दैट टेक दीज लेक्चर्स। अभी हो सकता है थोड़ा सा तुम लोग को टफ लगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट वंस यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बिकम फैमिलियर विद इट, सो कॉल्ड हैंडी विद इट, तो फिर आप लोग को ये ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। ऑफ कोर्स अभी मैं राघव को देख नहीं पा रहा हूँ, राघव की ले भी नहीं पा रहा हूँ क्लास में, तो थोड़ा सा अजीब है। सभी लोगों को पता है माय रिलेशन विद राघव इज टू गुड, अवेचल इज आल्सो वेरी गुड, लेकिन स्टिल वो पार्ट मिसिंग है। लेकिन as far as the content is concerned, as far as the knowledge is concerned, you should try to gain the maximum and we will try to give you the maximum. That's what like I can say. एक और बेटा यहाँ पे छोटा सा पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी इन द सीक्वेंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिए एक कैटेगरी यहाँ पे आती है कॉम्प्लेक्सेस की, दैट इज होमोलेप्टिक और एक कैटेगरी आपकी आती है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपके सारे लिगेंड एक ही तरह के हैं, मतलब लिगेंड का मतलब सेंट्रल एटम के साथ जो अटैच्ड है, जैसे मैंने लिखा Cu NH3 4 SO4, तो ये कॉपर के साथ जुड़ने वाले जो अमोनिया है वो चारों अमोनिया ही है। वी डू नॉट हैव एनी अदर थिंग, वी विल कॉल इट होमोलेप्टिक। ओके, बिल्कुल इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप लिखिए K3FeCN6, इधर भी आपका आयरन के साथ जो जुड़ने वाला कंपोनेंट है दैट इज ओनली साइनाइड, दिस इज ओनली साइनाइड, एक ही तरह का है। एक और एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं, देखिए इफ यू विल राइट NiCO4, तो निकल के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ स्पीशीज, दैट इज कार्बोनिल। तो ये भी बिल्कुल एक ही जैसी स्पीशीज है। तो ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स आपके जिस कैटेगरी में आएंगे दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कैटेगरी। अब हेट्रोलेप्टिक का क्या मतलब है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी वाले एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखा Cu NH3 whole twice H2O whole twice SO4। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉपर के साथ एक अमोनिया दैट इज वन टाइप ऑफ स्पीशीज और एक H2O दैट इज अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज। तो एक ही सेंट्रल एटम के साथ मुझे दो अलग अलग तरह की स्पीशीज देखने को मिल रही है। दिस इज हेट्रोलेप्टिक। जस्ट लाइक दैट एक और एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, एंड दैट एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। दिस इज I would say one of the drug that is PT NH3 whole twice Cl2। इसके दो आइसोमर होते हैं सिस और ट्रांस, लेकिन इसमें एंटी कैंसर ड्रग होती है सिस्प्लेटिन। अभी हमें सिस्प्लेटिन से कोई मतलब नहीं है, हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे देख रहे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ आपके पास दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज सेंट्रल एटम के साथ जुड़ी है, दैट इज क्लोरीन एंड अमोनिया। तो आई विल कॉल इट हेट्रोलेप्टिक। तो आई गेस दिस होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक टर्म्स आर क्लियर। आप ये दोनों टर्म्स को एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये दोनों चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लो एंड अभी हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। Now the next segment of the chapter we are going to continue here is the classification.
The next is the terms which are being used, particularly in the coordination compounds. Terms used in coordination compounds. Terms used in coordination compound. बहुत सारे terms हैं, one by one we will discuss. The first term we are going to use is the coordination sphere. The first term is going to be coordination sphere. बेटा coordination sphere का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट आप लिख रहे हैं, जैसे हमने अभी लिखा था ये वाला कॉम्प्लेक्स, आइयो देख देख के तुम लोग थक गए होगे इसको, K4FeCN6. तो ये वाला पार्ट जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. एक्चुअली इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, Fe लिया और Fe के साथ साइनाइड actually each CN with Fe is bonded with a coordinate bond, और क्योंकि it is forming a sphere around Fe in terms of the coordinate bonds, that is why this particular portion is called the coordination sphere. This is the very first term. दूसरा term जो यहाँ पे यूज होता है, that is also like I should say not much complicated, but हाँ आप लोग समझ सकते हैं, सेंट्रल एटम. इसमें तो कुछ खास बात है नहीं. ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने आपके सामने इधर दिखाया है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो Fe है, दिस इज सेंट्रल एटम, राइट. और हमने अभी डिस्कस भी किया था कि मोनोसेंट्रिक, मल्टीसेंट्रिक, बहुत सारे अलग अलग तरह के केसेस हो सकते हैं यहाँ पे. फिर सेंट्रल एटम के बाद एक टर्म आप यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. This term is called coordination number. Coordination number में क्या है? This is number of coordinate bonds, number of coordinate bond with central atom. सेंट्रल एटम के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेशन नंबर. एंड इन द स्पेसिफाइड एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन नंबर CN से लिख देते हैं is 6, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे, यू कैन काउंट इट हियर. यहाँ पे एक CN इधर आपको दिखाई दे रहा है, एक CN इधर आपको दिखाई दे रहा है, एक इधर आ गया 3, 1 मोर 4, 1 मोर 5, 1 मोर 6. तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बन पाए? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके बन पाए. तो दैट इज व्हाई वी विल कॉल द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द पर्टिकुलर एग्जांपल इज गोइंग टू बी 6. इसके बाद बेटा एक और टर्म आपके पास आने वाला है, दैट इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. दिस टर्म इज द ऑक्सीडेशन नंबर. इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट ये चार्ज है जो आपको कैलकुलेट करना है. जैसे यही वाला कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, कौन सा? K4FeCN6 वाला. इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या दिख रहा है? 4K है आपके पास, और हर एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1. आपके पास 6 साइनाइड है, 6 CN,
और हर एक CN पे कितना चार्ज होता है, -1, और आपके पास एक Fe है जिसपे मुझे नहीं पता है चार्ज कितना है। अब सेंट्रल एटम का जो चार्ज हम यहाँ निकालने जा रहे हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर है, विच वी आर क्वाइट फैमिलियर, पहले भी आपने ये टर्म देखी हुई है। तो इन सब का टोटल चार्ज आपका 0 आ जाता है, राइट। तो यहां से अगर मैं K को 4 इंटू +1 लिख देता हूं, CN को 6 इंटू -1 लिख देता हूं, और Fe को x लिख देता हूं, so that will imply that x come out to be +2। तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे केसेस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा अभी, बट पहले आप इतना पोर्शन एक बार नोट कर लो। पोर्शन इन्वॉल्व्स द टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आफ्टर दैट आई विल गिव यू सर्टेन केसेस जहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करने होंगे। आई विल आस्क यू टू कैलकुलेट सेवरल अदर ऑक्सीडेशन नंबर्स। पहला टर्म बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा टर्म सेंट्रल एटम, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में जो मेटल एटम आपने लिखा है दैट इज अ सेंट्रल एटम। तीसरा टर्म आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हमने यहाँ पे Fe का कैलकुलेट किया, the oxidation number of Fe we have calculated here, that come out to be +2. So this is there, like the term I can say we have explored so far. Now we are going to discuss the next term, that is, I should say, one of the most important part of the terminology of this chapter. Okay, the next term that we will सर एक discuss. मिनट, Okay, सर एक मिनट, कुछ हैंड्स अप है वो देख लेते हैं। हाँ हाँ, आर्यन जी। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर, पॉलीसेंट्रिक के केस में ऑक्सीडेशन नंबर सम ऑफ द सेंट्रल एटम्स का ये रहेगा। अभी पॉलीसेंट्रिक का बेटा आगे हम वैसे डिस्कस करेंगे, बट पॉलीसेंट्रिक में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेंट्रल एटम अलग अलग हो, तो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स को हमें अलग अलग करके सॉल्व करना होगा, है ना। यस सर। तो पॉलीसेंट्रिक का केस इज अ केस लाइक वी विल डिस्कस अहेड, तो नहीं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ तुझे कि अगर मान लो एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो डिपेंडिंग ऑन उसके साथ कौन से आयन जुड़े हुए हैं, नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना है, और अगर लेट से दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, तो फॉर ईच कॉम्प्लेक्स आयन वी विल कैलकुलेट इट सेपरेटली। यस सर, समझा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। शौनक नागरेचा। सर हाँ शौनक बोल, हाउ आर यू? सर, होमोलेप्टिक में एक एग्जांपल दिया था, उसमें आपने K4 FeCN6 के बदले K3 लिखा था शायद से। हाँ K3 भी लिख सकते हैं ना, मैंने आपको शुरू में, इफ यू विल लुक एट द स्टार्टिंग, तो मैंने आपको बताया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो यहाँ अच्छा, आयरन +3 स्टेट में और आयरन के लिए +2 भी होता है, तो K3 FeCN6 ओके भी लिख सकते हैं, K4 FeCN6 भी लिख सकते हैं, हाँ, दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। ओके, यस, थैंक यू सर। केदार। हाँ केदार, केदार, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो, हाँ बोल सर, हाँ बोल। हाँ सर, डबल सॉल्ट एट सॉलिड स्टेट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एट सॉलिड स्टेट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बेटा सॉलिड स्टेट में तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हाँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्रिस्टल है वो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्रिस्टल से अलग है,
और जो हाँ डबल सॉल्ट का क्रिस्टल है वो भी डिफरेंट है। लेकिन एक तरीका है, अगर आप ऊपर जाओगे और डबल सॉल्ट को देखोगे, मैं भी स्क्रीन को स्वाइप कर रहा हूं अब, तो आपको दिखेगा कि डबल सॉल्ट्स में कंबाइनिंग सॉल्ट्स का जो रेशियो होता है दैट इज जनरली 1:1। ओके MgCl2 1 मोल, KCl 1 मोल, डॉट 6H2O, मतलब दोनों कंबाइनिंग सॉल्ट्स का मोलर रेशियो क्या आ रहा है 1:1। FeSO4 यस हाँ हाँ NH4 होल ट्वाइस SO4, तो 1 मोल फेरस सल्फेट 1 मोल अमोनियम सल्फेट, तो अगेन कंबाइनिंग सॉल्ट्स का जो मोलर रेशियो दैट इज 1:1। जनरली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में रेशियो 1:1 नहीं होता है, लेकिन ये चीज आप सिर्फ ऑन पेपर कर सकते ओके हो। एक्चुअली लैब में तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे सॉलिड स्टेट में। पानी में डालने पे डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और वहां आपको क्या मिलेगा, सारे सिंपल आयंस अलग अलग होके मिल जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक ठीक है है सर थैंक यू आगे कंटिन्यू करें बेटा। सर। एक समर्थ। ओके आओ समर्थ। बोलो सर समर्थ। सर अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर में उसे भी कंसीडर करना है। बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं उन्हीं को काउंट करेंगे ना। सेंट्रल मेटल एटम के बाहर क्या है उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को कंसीडर करना है ना सर? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अब यहाँ ठीक है सर। पे डाउट ये हो सकता है कि अगर मान लो कोई पॉलीसेंट्रिक स्पीशीज है तो उसमें हर एक सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग से डिफाइंड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर सेंट्रल एटम, नॉट फॉर अ पर कॉम्प्लेक्स। सर वो तो आपने हाँ सर वो आपने वो आर्यन का डाउट बोला था कि वो दोनों को अलग करके वो सॉल्व करना है ना। हाँ तो अच्छा ठीक है सर। अरे कैपेबल। हाँ बोलो सर। हाँ कैसी चल रही है बाकी तेरी पढ़ाई वढ़ाई में? अच्छी चल रही है सर। अच्छा, तो टेस्ट में बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं? ठीक आ रहे हैं सर अभी। बढ़िया तो देखते हैं। चलो ठीक है, अभी समझ आ रहा है ना ठीक से? हाँ सर। हाँ बेटा बहुत फोकस करके पढ़ो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर बहुत बहुत सर इंपॉर्टेंट है। राघव वंस अगेन। ओ हेलो हाँ राघव बोल। सर, ये CN कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने को क्यों प्रेफर करता है? कोवैलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता फेरस के साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है मेरे लाल। हाँ तो सर फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड ही बना ले। अब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ बता। सर कैसे? उसके अंदर तो CN ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना फेरस को। लेकिन जब उसने आयरन को इलेक्ट्रॉन दे दिए और इलेक्ट्रॉन अब दोनों के बीच में आ गए तो तू कैसे बताएगा किसने किसको दिए? राघव फुल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओह अच्छा, हाँ कोवैलेंट भी है। ओके है ना? ठीक है। इट इज शेयरिंग ओनली बट इट इज लाइक शेयरिंग पार्टनर में देने वाला एक है लेने वाला दूसरा है, बट शेयरिंग के बाद तो कोवेलेंट ही है ना। हाँ और सीएन क्यों दे रहा है ओके इसका रीजन मैं तुझे बता सकता हूँ। कार्बन के पास एक लोन पेयर है और वो अपने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है? और ओह आयरन अच्छा, के हाँ पास हाँ खाली समझा। ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, वो हाँ अपने ऑर्बिटल को भरना चाहता है। ओह हाँ ओके, हाँ D ऑर्बिटल उसके पास खाली है। समझा ना? ठीक है ठीक है सर कंटिन्यू करो, मैं इसको म्यूट करता हूँ अभी। ठीक है। Okay beta, so next term as I said is the most important term like we are going to discuss here, and that term is called the ligand. ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड्स आर जनरली, आप इसको डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं पहले डिक्टेट कर देता हूं। लिगेंड्स आर जनरली एनायनिक
मॉलिक्यूलर और रेयरली कैटायनिक स्पीशीज और रेयरली cationic species having lone pair of electron available for the formation of having lone pair of electron available for the formation of coordinate bond. I'm repeating the definition again, though I have wrote it already. Generally anionic, molecular or rarely cationic species having lone pair of electron available for the formation of coordinate bond. There is one more thing that we can say about the ligand. They are Lewis base. अब हम जानते हैं कि लुईस बेस क्या होते हैं. लुईस बेस आर लोन पेयर डोनर. लुईस बेस आर एक्चुअली लोन पेयर डोनर. अगेन लिगेंड लोन पेयर डोनर है, या आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में जो डोनर एटम है वो लिगेंड के पास ही होना चाहिए. तो ये तो हुई लिगेंड की डेफिनेशन. बट बिसाइड्स द डेफिनेशन लिगेंड के बहुत सारे टाइप्स, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दे आर एनायनिक जनरली, मॉलिक्यूलर और रेयरली कैटायनिक. तो अगर हम कैटेगरी या क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में एक तो यही वाला क्लासिफिकेशन हो सकता है, एनायनिक, मॉलिक्यूलर एंड कैटायनिक, राइट. तो एक तो बेटा आप लिगेंड को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो. इसके अलावा लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके बेसिस पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, है ना. तो टाइप्स ऑफ लिगेंड की अगर बात करें तो टाइप ऑफ लिगेंड में वी हैव वेरियस डिफरेंट टाइप, जिसमें सबसे पहले वाला टाइप एनायनिक. एनायनिक में वी विल से, जैसे अभी आपने डिस्कस किया, Cn माइनस एक एग्जांपल है. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, OH माइनस एक एग्जांपल है. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक Cl माइनस भी एक एग्जांपल आएगा हमारे पास, क्लोराइड. ओके. फिर दूसरा, जैसा मैंने आपको बोला, मॉलिक्यूलर है. मॉलिक्यूलर का मतलब द स्पीशीज डजंट हैव एनी चार्ज, राइट. जैसे H2O है तो वाटर के पास लोन पेयर्स है, इट कैन एक्ट एज अ डोनर. अमोनिया है NH3, इसके पास भी लोन पेयर्स है, इट कैन आल्सो एक्ट एज लाइक लिगेंड. बिसाइड्स दैट आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इट इज आल्सो मॉलिक्यूलर. फिर इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कैटायनिक. तो भाई एक बार सोच के देखो बेटा, मैंने यहाँ ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है रेयरली कैटायनिक स्पीशीज. रेयरली का मतलब क्या है कि जिन स्पीशीज के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, भाई जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट क्यों करेगा, है ना. तो द वन दैट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वोंट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो हमारे पास कैटायनिक लिगेंड के कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स ही हैं, जिनमें से एक दो एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, और बाद में मैं आपके साथ एक पूरी की पूरी लिस्ट शेयर करूंगा जहां आप उसमें डिस्कस करेंगे कौन सा किस किस कैटेगरी में आ रहा है. पहले हम लोग एक बार नेम डिस्कस कर लेते हैं लिगेंड्स की. तो कैटायनिक्स में जब आप डिस्कस करते हैं, दिस इज अ मॉलिक्यूल you might be familiar in organic with, that is hydrazine. एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है. अब मैं एक साइड पे नाइट्रोजन एटम को प्रोटोनेट करा देता हूं, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज. दिस स्पीशीज इज कॉल्ड हाइड्रेजिनियम.
ओके, तो ये आपका कैटायनिक लिगेंड का एग्जांपल हो। इसके बाद बेटा देखिए, whatever is like on your screen, first note it down, then we will go on further related to the discussion of the other categories of the ligands. Okay, I hope you all might have noted all this. अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, that is like come on to the next part. देखो, अब कोई लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसके बेसिस पे लिगेंड का एक और क्लासिफिकेशन है। In this classification, we generally called a ligand as monodentate, डेंटेट का मतलब आप समझिए, डेंटिसिटी का मतलब दांत होता है, डेंटाइन स्ट्रक्चर मतलब डेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो डेंटेट का मतलब कितने दांत है उसके पास, मोनो का मतलब एक ही हुआ, तो ऐसा लिगेंड जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है इज कॉल्ड मोनोडेंटेट, जो मेटल एटम को एक ही दांत से पकड़ सकता है, दैट मीन जस्ट मोनोडेंटाइन, ओके, एक दांत वाला लिगेंड जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। लकीली मैंने जितने एग्जांपल्स ऊपर लिखे हैं, ऑल द एग्जांपल्स आर मोनोडेंटेट, यानी फॉर्मिंग one coordinate bond. This is monodentate. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं OH माइनस, NH2 माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस, NH3, etc. I'll share a whole list with you guys जहां पे आपको इन सब क्लासिफिकेशन करने होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब ये हुआ कि दो साइड से वो बॉन्ड बना सकता है, capable of forming two coordinate bonds, right? Forming two coordinate bonds. देखिए, इसमें कुछ कैटेगरीज हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक है। सबसे पहली कैटेगरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज, शॉर्ट में इसको लिखते हैं EN। इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन। अब ये ऑर्गेनिक से रिलेट कर सकते हो तुम, CH2CH2, दिस बिकम इथाइलिन, NH2 NH2, दिस बिकम डाइअमीन। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इधर से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इधर से बनाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी बाइडेंटेट। दूसरा जो बड़ा कॉमन एग्जांपल है बाइडेंटेट का, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं OX। OX मतलब ऑक्सिलेट एक्चुअली, एंड आई थिंक ऑक्सिलेट आप लोग सभी जानते हैं। ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O माइनस, देन C डबल बॉन्ड O माइनस। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनाएगा, इट विल फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट। फिर बाइडेंटेट का एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इन शॉर्ट रिटन एज DIPY। DIPY का फुल फॉर्म है डाइपाइरिडल। डाइपाइरिडल मतलब पिरिडीन के जैसा ही है, लेकिन the only thing is, the difference here you can have is something like this. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बना रहा है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स आएंगे, हम लोग आगे सब डिस्कस करेंगे सारे एग्जांपल। एक ग्लाइसिमेटो है GLY, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एग्जांपल, विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि IUPAC में तो सब डिस्कस करना ही पड़ेगा हम एक बार फिर से। और
नेक्स्ट लाइक वी विल कम टू बाइडेंट। अच्छा इतना आप एक बार नोट कर लो पहले मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट वाले एग्जांपल्स के साथ, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ इट। सो बेटा आई गेस ये बाइडेंटेट वाला एग्जांपल आपने डिस्कस कर नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू वन कैटेगरी एंड in fact I just discussed one example which can be you can say jack of all trades and in fact master of all also. The example is मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे पॉलीडेंटेट डायरेक्ट। अब पॉलीडेंटेट के नाम से तो आपको समझ आ ही गया कि जिसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईडीटीए। ईडीटीए का बेटा फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस द फुल फॉर्म। दिस इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एक बार तो क्या हुआ है, एक बार तो यही क्वेश्चन आईआईटी में आया कि ईडीटीए का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। कैन यू बिलीव दैट such a question is being already asked in IIT? So let us first explore the structure of it and then we will try to find out the denticity of this ligand. देखो बेटा इथाइलिन का मतलब CH2 डाइअमीन का मतलब दोनों साइड पे नाइट्रोजन लगा है और जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था उसको हमने एसिटेट ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया CH2COO माइनस। दिस इज CH2COO minus, then this is CH2COO minus and again CH2COO minus। अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि मेरे पास नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर दिखाई दे रहा है मुझे, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर दिखाई दे रहा है मुझे और आई कैन सी द लोन पेयर्स हियर टू। ये COO वाले जो ऑक्सीजन अभी आपको ग्रीन से दिखाई देंगे इनके लोन पेयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं सबके और इधर नाइट्रोजन वाले लोन पेयर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आई कैन सी 6 डिफरेंट साइट्स राइट हियर। तो आई विल से इन जनरल दैट द ligand is hexadentate। तो मतलब इसकी जो कैटेगरी है, वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ दिस ligand is that it is a hexadentate ligand। ओके अभी 5-10 मिनट में ये खत्म करके मैं आपके फिर डाउट्स लेता हूं बेटा, इसको एक बार नोट कर लो। दिस इज प्रोबेबली बी द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस डे। इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तो एंडलेस चीज है, चलती रहेगी आगे। ओके दिस इज हेक्साडेंटेट ligand। इसके अलावा इसमें इसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू बी फ्लेक्सीडेंटेट। मान लो इसको किसी जगह पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मौका ही नहीं मिला, 3 ही बनाने का मौका मिला या 4 ही बनाने का मौका मिला, तो दिस इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज फ्लेक्सीडेंटेट, जिसकी डेंटिसिटी के अंदर वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन इट इज अ फ्लेक्सीडेंटेट ligand। मोरओवर हम एक और ligand की कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या आप समझिए, जैसे मान लो मैंने इथाइलिन डायमीन को लिखा कॉपर के साथ, इधर साइड में देखेंगे आप ये कॉपर है, इथाइलिन डायमीन का एक नाइट्रोजन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है और एक नाइट्रोजन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इन दिस केस एक ligand 2 साइड्स पे जुड़ रहा है तो बाइडेंटेट हो गया और ये साइड्स पे जुड़ने के थ्रू मुझे यहाँ क्या फॉर्म करके दे रहा है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्म करके दे रहा है। तो ऐसे ligand जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड चीलेटिंग ligand। चीलेशन का मतलब ही होता है रिंग फॉर्मेशन, किसी को जकड़ के एक रिंग बना लेना। तो दिस ligand दैट EDTA can be a chelating ligand too। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आपके सामने देखिए पॉलीडेंटेट का मतलब तो आपको समझ आ गया, जो 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। और अगर पॉलीडेंटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल एक्सप्लोर दिस ligand,
then the ligand like we have discussed here is going to be hexadentate. Okay, then flexidentate term we discussed, मतलब जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है, that is called flexidentate ligand, right? और ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ किसी भी तरीके से टाई करके एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड चीलेटिंग लिगेंड. तो दिस इज अ चीलेटिंग लिगेंड टू. तो बेटा ये आप एडीटीए के बारे में नोट कर सकते हैं. इट इज फ्लेक्सीडेंटेट मतलब डेंटिसिटी इज फ्लेक्सिबल, चीलेटिंग मतलब कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ रिंग विद द मेटल, और हेक्साडेंटेट इज अ पेक्यूलियर कैटेगरी के मैक्सिमम ये 6 बना ही सकता है, राइट? इसके बाद एक और कैटेगरी मैं आपके साथ बस डिस्कस करूंगा, अदरवाइज तो बहुत सारे नंबर हैं, अलग अलग टाइप है ना. वन मोर कैटेगरी वी विल एक्सप्लोर अबाउट. आप इसको नोट करो तब तक, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. एंड लेट मी टेल यू क्या होता है. तब तक आप नोट करो, मैं आपको सुनाता हूँ. जो कीमोथेरेपी होती है, जो रेडियोथेरेपी होती है, उसमें कुछ कुछ हैवी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कैंसर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं. अब वो बॉडी में इंजेक्ट हो गए, ब्लड में चले गए, अब उनको बाहर कैसे निकाला जाए. तो ईडीटीए उनके साथ बड़ा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे उनको लोकेट कर पाना आसान होता है, एंड देन वी कैन टेक देम आउट. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईडीटीए. बिसाइड्स दिस, ईडीटीए क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को ट्रैप कर लेता है. और आप जानते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर कॉजिंग हार्डनेस टू द वाटर. Therefore, EDTA is also used for the removal of the hardness of water. So, ethylene diamine tetraacetate is one of very important example. And this example, as I told you earlier, once been asked in IIT just by the name, कि इनमें से कौन सा structure EDTA का correct structure है, appropriate structure है. Okay. Okay. Now let us move on to the next category I would like to share with you here. And the next category I will discuss is ambidentate ligand. Ambidentate न्यूक्लियोफाइल, एम्फीफिलिक न्यूक्लियोफाइल, इस तरह की टर्म्स आपने सुनी होंगी. देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से डिक्शनरी वर्ड का मतलब बताना चाहता हूं. एम्फी. एम्फी का मतलब होता है डुअल. मतलब जहां दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फी. या जो दो तरह का मोड शो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एम्फी. तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहां क्या है, या एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब यहां पे क्या है, हैविंग टू ऑप्शनल साइट्स to donate, having two optional sites to donate इलेक्ट्रॉन पेयर. जिसके पास दो अलग अलग ऑप्शनल साइट है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए. ओके. तो अब देखिए, इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. एग्जांपल के लिए वी विल डिस्कस CN, C triple bond N. I have a lone pair with nitrogen and I have a negative charge which is again the lone pair with carbon. So either it will donate through carbon or it will donate through nitrogen. So it is having two optional sites for the donation, right? This is ambidentate ligand. Another example we will take here for the ambidentate case. This is NO2 minus. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, and in this case also, like we have lone pair with oxygens too. So we can form coordinate bond from either of the site. ऑक्सीजन से भी बना सकते हैं और नाइट्रोजन के थ्रू भी बना सकते हैं. इसके बाद आपके पास एक एग्जांपल है SCN, दैट इज थायोसाइनाइड. S सल्फर पे माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है,
So it can form a coordinate bond with sulfur or with the nitrogen. ऑप्शनल की बात मैंने की है, दोनों से नहीं करेगा, बट या तो इससे करेगा या इससे करेगा. You please observe this highlighted with the green, that is optional site. This is the optional site to donate. Having two, matlab either through this site or through that site. Okay, so this is going to be ambidentate ligand. Besides, there are few more terms like pi acceptor ligand, bridging ligand, pi donor ligand, lot of other categories are there. आप इसको नोट कीजिए, and इसके साथ में एक आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूं. When you will see that list here, तो आप उस लिस्ट में लिगेंड्स की कैटेगरीज को मेंशन करेंगे, and during that time, like, there will be sort of break over there. The screen will be open to you. You can look at the screen and try to find out कि वो जो लिगेंड्स हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज में हैं, क्योंकि मैंने उसमें लिगेंड्स के सिर्फ लिस्ट शेयर किया, लिगेंड्स के नाम नहीं लिखे, मतलब कैटेगराइज नहीं किया उनको. ओके ओके, इनिशियली लाइक few of the ligands might be clear on your screen. We will start with them only, and then we will look at the other. For the time being, like, you guys please, I hope आपने ये नोट कर ही लिया होगा एम्बिडेंटेट लिगेंड वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. Okay, and now this list that I've shared with you is there on the screen. I hope it is quite visible to all of you. Okay, and now whatever be the categories we discussed, you will try to find out कि इनमें से किस लिगेंड को किस किस कैटेगरी में हमें रखना है. Till that time there is a break, and you guys please proceed into this. Then we will take your doubts as well as we'll come to the list. Let us take doubt of you guys. I hope you guys have seen this list. That PDF will be shared with you guys as such, and कुछ कुछ लिगेंड्स की कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन भी हैं. In fact, it will be better if you guys will draw the structure. Draw structure of all the ligands and classify them. That is, you can consider as one part of your homework. For example, जैसे अगर यहाँ पे we will talk about NO2 minus. So this is the sort of anionic ligand. If we talk about peroxo, that is also sort of anionic ligand. Or if we are thinking about this NO plus nitrosonium, that is cationic ligand. Hydrazinium मैंने आपसे example discuss किया था, this is also cationic ligand. Nitronium, that is also cationic ligand. Or if we'll go further, then this is a tridentate ligand. I can see one lone pair here, one lone pair here, and one lone pair here, जहाँ पे तीनों sides पे donate किया जा सकता है. टेट्राडेंटेट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. Just like that, hexadentate we discussed 1, 2, 3, 4, 5, and 6. EDTA, that is hexadentate. So this is how, like, you can also categorize them. Okay, this could be, as I mentioned,
This could be chelating too. सर डाउट्स ले लें क्या? सर ये इनके ग्रुप है, ये वाली लिस्ट, और अब इनके डाउट्स ले लेते हैं। हाँ, लिस्ट में मैंने लिख दिया ना बच्चों को कि इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और इनको क्लासिफाई करना है, दैट दे विल डू एज अ होमवर्क। हाँ होमवर्क ठीक है, हाँ होमवर्क कर देते हैं। अब आप डाउट्स ले लो एक बार। क्यों? नहीं, पर मुझे तो आपकी आवाज आ रही थी। इसको ऐसे करके बोलो। डाउट्स ले ले। हाँ, इसको बंद कर दो यार, मेरे को ठंड लगने लगी। मैंने तो किया था, इससे बंद हो ही नहीं रहा। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, बच्चे एक एक करके आएंगे, 2 मिनट होल्ड करते हैं। रायन टस्कानो क्या? हाँ रायन बोल। हेलो। हाँ बोल। हाँ सर, मुझे डाउट था कि हम लोग लिगेंड को न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं? लिगेंड को न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना होता है ना? और लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉट नेसेसरी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ही जाए, बस वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, इसलिए इट इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट टू कॉल लिगेंड एज द लुईस बेस, है ना? ये काइनेटिक पैरामीटर पे अटैक नहीं करता है, इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो इक्विलिब्रियम से गवर्न होता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। भाई किसी भी स्पीशीज के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को तो अप्रोच करेगा ही ना वो, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा। समर्थ मूर्ति। हेलो हाँ मूर्ति साहब बोलिए। सर, वो जब भी कैटायनिक लिगेंड का एग्जांपल में सर, जब भी हाइड्राजीन आपने ड्रॉ किया था ना, हाइड्रोजीनियम, राइट? हाँ सर, तो उसमें जो एक नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो सर कहाँ पे डोनेट हुआ है? NH3 प्लस बनाना बेटा, NH2 हाइड्रोजीन होता है, तो एक नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट करके H प्लस के साथ बनाया, NH3 प्लस बन गया, जैसे अमोनियम बनता है NH4 प्लस। ओके। अब ये जो स्पीशीज बनी, ये केटायनिक स्पीशीज है, दैट इज हाइड्रोजीनियम। ओके, जो लिस्ट मैंने आपको दी है उसमें भी ये स्पीशीज मेंशन्ड है। हाँ हाँ, ये सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। समर्थ मेहरा। हेलो सर। सर वो जो अपना वो फ्लेक्सीडेंटेड वाला जो था ना, उसमें एज एन मतलब बस एक चीज कंफर्म करना था कि एट अ टाइम मतलब सारे नहीं करके मतलब खाली 2 या 4 करेगा, तो मतलब वो प्रॉपर्टी हेक्साडेंटेड वाले ये EDTA में है, इसलिए वो फ्लेक्सीडेंटेड भी है। यस वही यस, जैसे मैं कहता हूँ कि यू कैन
और आई कैन टेक अ क्लास विद 50 स्टूडेंट्स, बट मैं 30 वाली भी ले सकता हूँ, 20 वाली भी ले सकता हूँ, एक बच्चे को भी पढ़ा सकता हूँ, तो आई एम फ्लेक्सिबल इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जस्ट लाइक दैट तो दिस ये सब लिगेंड इज खाली फ्लेक्सिबल, राइट? तो ये खाली ईडीटीए में होता है या खाली पॉलीडेंटेट में होता है या फिर और भी कंपाउंड्स में हो सकता है? नहीं, और में भी हो ये सकता है। EDTA इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल, दैट इज व्हाई आई डिस्कस्ड। मैंने बोला ना, जेई में एक बार आ ओके भी चुका है, खाली नाम से आ गया मतलब ओके ये बहुत बड़ी बात है, और इसके अच्छा एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट का टाइट्रेशन भी करते हैं अलग से हम लोग लैब में, तो अदरवाइज और भी हाँ सर कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी होती है। हाँ सर। और ये स्टार्टिंग में हम लोग ने जब वो क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक वो जब आपने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसका मेरे को समझा नहीं था, वो ग्रेनार्ड रिएजेंट और क्या बोला था आपने, वो मेरे को समझा नहीं। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब ये होता है कि जहां पे ऑर्गेनिक कार्बन डायरेक्टली किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ना? ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा मतलब हाँ जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट तुम्हें शायद सर अभी पढ़ाएंगे, जैसे CH3MgBr मैंने लिख दिया, तो CH3 मतलब कार्बन जो कि एल्काइल ग्रुप का पार्ट है, मैग्नीशियम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो एनीथिंग दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल, ओके, एनी कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन इज कॉल्ड दिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके ओके ओके, नाम बोल रहा हूँ। ऋषभ जैन, यस सर। ऋषभ, हेलो सर। हाँ ऋषभ बोल बेटा। हेलो सर। हाँ सर हाँ वो बोल बोल। हाइड्राजिन होमोडेंट मोनोडेंट होगा या बाइडेंट होगा हाइड्राजिन? हाइड्राजीन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, बट एक्चुअली बाइडेंटेट मतलब यू कैन से दो साइड्स है उसमें डोनेट करने की, बट वो रेयरली दोनों साइड से डोनेट कर पाता है, क्योंकि एक तरफ से अगर नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है कि दूसरी साइड से डोनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो थ्योरेटिकली इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, बट एक्सपेरिमेंटली इन अ मतलब मैंने तो कोई कंपाउंड नहीं देखा जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो। ठीक है, तो सर फिर एग्जाम में आए तो मार्क क्या करने का? नहीं ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, केदार, केदार नहीं हुआ है। खुद को अनम्यूट नहीं किया। हेलो। आ रहा बोल। हाँ सर, ये एम्पीडेंटेट और पॉलीडेंटेट में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही होने चाहिए ना? नहीं नहीं, पॉलीडेंटेट का मतलब ये है जो बहुत सारी साइड से डोनेट करता है। एम्बीडेंटेट का मतलब मैंने लिखा भी हाँ है ना, टू ऑप्शनल साइड्स, मतलब या तो इससे या फिर उससे। सर, दोनों से भी तो कर सकता है ना, प्रॉब्लम क्या दोनों है से उसमें? नहीं कर सकता। अब मान ले कि एक एम्फीबियन मोड ऑफ सर्वाइवल है, मेंढक या तो पानी में रहता है या जमीन पे रहता है, एक साथ दोनों जगह पे कैसे रह सकता है? हाँ, नहीं 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 रह तो फिर सकता। इसको पॉलीडेंटेट ही बोलते हैं ना, अगर ऐसी बात होती तो। एम्बीडेंटेट मतलब वी हैव तो यूज्ड सर टर्म, इसका मतलब है। तो इतने लीगेंड्स जो है ये सब एम्फीडेंटेट होते हैं पॉलीडेंटेट के होने के बजाय। हाँ हाँ, और कोई डाउट है तेरा? तो ये मतलब, हाँ सर। सर वो फर्स्ट वाले में आपने लिखा था ना कि सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं डबल अरे सॉल्ट वो की। डबल सॉल्ट था ना, वो तो दैट इज अ गॉन केस नाउ, दैट वाज डबल सॉल्ट। नहीं नहीं सर, वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है वो समझा नहीं था तभी भी। अरे भाई, डबल सॉल्ट को पानी में डाला, पानी में डालने पे वो सारी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे आयंस ही अलग तरह का बन गया है। तो ये आयोनिक बॉन्ड टाइप है। इसमें आयनिक बॉन्ड टाइप है।
ये K4 FeCN6 में। बेटा तुम अगर ऊपर वापस मैं तेरे को स्क्रीन दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। K4 FeCN6 में जहां मैंने इसको आयनाइज करके दिखाया है ना, Fe के साथ 6 Cn जुड़े हुए हैं और पूरे पे -4 चार्ज है। मतलब यहाँ पे Fe और Cn अलग अलग नहीं है, आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन डबल अच्छा, पूरे पे -4 है? पूरे पे -4 है मतलब? हाँ, पूरे पे -4 है, ना कि सेंट्रल एटम पे। हाँ। अबे सेंट्रल पे माइनस कैसे होगा लल? चल ठीक है। हाँ सॉरी। ओके ओके सर, समझ गया। हाँ चल ठीक है। हो गया? चलो ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। तब तक तुम लोग ये लिस्ट को एक बार वर्कआउट कर लेना और ये रिवाइज कर लेना। प्रोबेबली आई लुक एट द booklet and assign you some of the questions as a homework. Okay, let's meet again and I hope समझ आया होगा। थोड़ा complicated भी लगा होगा, तो try to understand that this is technological part and it is as good as you know. जैसे पहली बार क्लास में जाके बच्चों को फील होता है, तो अगर कुछ ऐसा फील हो भी रहा है, डोंट वरी, ये आपको वापस भेज दिया जाएगा पूरा वीडियो। रिवाइज इट अगेन एंड अगेन and I hope you will understand. Thank you. Take care, beta. Bye.